नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर दोस्तों ये है कि पंजाब और गोवा में आज वोट पड़ने थे तो पड़ गए होंगे। तो इन सब का जो रिज़ल्ट है तो बाद में इकट्ठा ही आएगा, तो वही महत्वपूर्ण होगा। वोट तो पड़ते रहेंगे। अगली खबर ये है कि सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन मणिपुर ट्राईपैट्रियट टॉक्स, यानी कि मणिपुर में त्रिपक्षीय वार्ता थोड़ी सी सफल हुई है, यानी कि उसमें एक बड़ी प्रगति हुई है। सब्सटेंशियल प्रोग्रेस का मतलब होता है एक बड़ी प्रगति हुई है। तो आपको पता है कि मणिपुर में अभी जो नागा लोग थे तो उनका एक संगठन है यूएनसी, उसने नाकेबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से मणिपुर में बहुत सारी वस्तुओं की कमी हो गई थी। तो जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को साथ में लेकर के यूएनसी से बातचीत की है तो उसमें थोड़ी सी बातें निकल करके सामने आई हैं। तो क्या बातें निकल करके सामने आई हैं कि वो कानून जो कि मणिपुर सरकार ने बनाए थे, जिसके के खिलाफ यूएनसी ने नाकेबंदी कर दी थी, तो उन कानूनों को और उसमें कुछ बदलावों को लेकर के मणिपुर की सरकार अब राजी हो गई है। तो जब मणिपुर की सरकार उसके लिए राजी हो गई है तो ज़ाहिर तौर पे अब यूएनसी को भी थोड़ा सा अपना स्टैंड जो है, जो अपना रवैया है, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और नरम होना पड़ेगा। तो मुद्दा जो महत्वपूर्ण था वो आपके लिए जानने लायक ये था कि मणिपुर की सरकार मणिपुर में 7 नए ज़िले ऐसे बनाना चाहती थी कि जिसमें जो नागा लोगों की आबादी है तो वो अपने आप उसमें अल्पसंख्यक हो जाते हैं, यानी कि जो नागा बाहुल्य इलाके हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ करके ऐसे हिस्सों के साथ जोड़ करके नए ज़िले बना रहे थे कि जिससे कि नागा लोगों की जो आबादी है तो वो उन हिस्सों में कम हो जाती। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मधेशियों में जिस प्रकार से नेपाल में किया था कि वहाँ पर जो राज्य बनाए जा रहे थे तो इस प्रकार से बनाए जा रहे थे कि हर राज्य में मधेशी होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, वहाँ पे माइनॉरिटी होंगे। बजाय इसके कि एक पूरा मधेशी राज्य बनाने के वो अलग अलग राज्य बनाना चाहते थे, जिसमें कि मधेशी हर राज्य में माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो कुछ वैसे ही यहाँ पे भी किया गया था, तो उसी वजह से यूएनसी ने नाकेबंदी की थी। तो अब वो भी कह रहे हैं कि अगर मणिपुर की सरकार अपना कानून वापस लेती है 7 ज़िले बनाने के, तो हम भी अपना आंदोलन बंद कर देंगे। तो दोस्तों अगली खबर यहाँ पे ये लिखी हुई है कि 21st सेंचुरी फाइंड स्पॉटलाइट प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, यानी कि एक प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं। कहाँ मिले हैं तो ये आप देख लीजिएगा कि एडक्कल नाम का एक स्थान है जहाँ पर नियोलिथिक पेट्रोग्राफ्स यानी कि नवपाषाणकालीन पेट्रोग्लिफ्स मिले हैं। तो दोस्तों दो चीज़ें होती है कि वो होती है पेट्रोग्लिफ्स और एक होता है पेट्रोग्राफ। तो जो पेट्रोग्लिफ्स होते हैं तो कहीं कहीं पर मैंने हिंदी में पढ़ा उसे शैलोत्कीर्ण बोला जाता है, क्योंकि इसलिए वो पत्थरों को खोद खोद कर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं। और जो पेट्रोग्राफ्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो तेल के माध्यम से या किसी और चीज़ के माध्यम से जो तैल चित्र इत्यादि बनाए जाते हैं तो उन्हें पेट्रोग्राफ कहते हैं। तो इस प्रकार के जो शैल चित्र हैं तो वो पेट्रोग्राफ कहलाते हैं, और जो शैलोत्कीर्ण हैं जो खोद खोद के बनाए जाते हैं उन्हें पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा कला और संस्कृति वाली किताब में, और इसमें कुछ खास नहीं था, बस आपको इतना जानना चाहिए कि केरल के वेनाड ज़िले में इनको पाया गया है। और इनमें से एक स्थान की खोज 123 वर्ष पहले एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर ने की थी, और दूसरा जो है तो अभी जाकर के मिल गया है। तो इस बार एडक्कल की गुफाओं के बारे में देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि 17.3 लाख न्यू कैंसर केसेस बाय 2020, यानी कि भारत में 2020 तक 17.3 लाख कैंसर के नए केस आएंगे। तो ऐसा किसने कहा है, तो एक FMRI नाम का संगठन है, तो प्राइवेट संगठन है, लेकिन ये फोर्टिस अस्पताल वालों से संबंधित है। तो इन्होंने अभी एक अपनी तरफ से सर्वे किया और उसमें ऐसा उन्होंने पाया कि ये 17,30,000 तक नए केस 2020 तक आ सकते हैं कैंसर के। तो दोस्तों जानने लायक जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ICMR के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो हमारे यहाँ जब भी कोई बीमारी खतरनाक फैलती है या उसके बारे में कोई समाधान नहीं मिलता है या किसी बीमारी के बारे में रोकथाम करनी होती है तो वो सारा काम किसका होता है, ICMR का। तो सारा शोध का और उससे संबंधित दवा का काम ICMR का होता है। तो ICMR ने एक कैंपेन शुरू किया था, एक अभियान शुरू किया था, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम। तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिए कि नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम क्या है। तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो NCRP इसलिए शुरू किया गया है ताकि एज वाइज यानी कि व्यक्तियों की आयु के अनुसार
और जेंडर बेस्ड अर्थात उनके लिंग के अनुसार उनका प्रोफाइल बनाया जा सके, अर्थात ये जाना जा सके कि किस आयु वर्ग में कैंसर के और किस प्रकार के कैंसर के कितने मरीज हैं और किस प्रकार के लिंग में यानी पुरुष में और स्त्री में किस प्रकार के कैंसरों के ज़्यादा लक्षण पाए जाते हैं और ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। तो उनका एक अलग से सारणी बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए ये एनसीआरपी बनाया गया। और दोस्तों यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात आपको जाननी चाहिए कि बीमारियाँ भी दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं संक्रामक, एक होती हैं गैर संक्रामक। तो दोस्तों गैर संक्रामक को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो ये कहा जाता है कि देश में जो 53% मृत्यु होती हैं तो वो इन्हीं गैर संक्रामक रोगों की वजह से होती हैं, जिसमें कि 6% अकेले कैंसर की वजह से होती हैं। कैंसर कैसा रोग है दोस्तों? एक गैर संक्रामक रोग है। तो इसकी वजह से देश में जो मृत्युएं होती हैं गैर संक्रामक रोगों से, उसमें 6% अकेले कैंसर की वजह से होती हैं। तो जो प्रोग्राम ये बनाया गया था एनसीआरपी, तो इसका मकसद ही यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया जा सके जो कि उन लोगों की आयु के अनुसार, उनके लिंग के अनुसार, वो किस भौगोलिक स्थितियों में रहते हैं, किस प्रकार का कैंसर उनको हुआ है और शरीर के किस स्थल में कैंसर हुआ है। इसके अलावा कैंसर किस स्टेज में यानी किस अवस्था में पहुंच चुका है और जो भी उससे संबंधित मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी यानी कि कैंसर की जो सीवियरिटी है अर्थात कितना खतरनाक है और मोर्टालिटी यानी कि उससे मृत्यु कितनी ज़्यादा हो जाती है, इन सारी चीज़ों का जो एक आंकड़ा होना चाहिए ताकि उनके पास ये जानकारी रहे कि देश में किस इलाके में कैंसर की क्या स्थिति चल रही है, किस आयु वर्ग में कैंसर की क्या स्थिति चल रही है, ताकि उस हिसाब से एक रणनीति बनाई जा सके। तो अगली खबर है दोस्तों, चेंचू ट्राइबल्स गेट एन एटीएम फॉर मेडिसिन, यानी कि चेंचू जनजाति को अपनी दवाओं के लिए एक एटीएम प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये जो एटीएम है ये क्या है? तो इसको नाम दिया गया है आरएमडी यानी कि रिमोट मेडिसिन डिस्पेंसर। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल एक डिस्पेंसर मशीन भी आती है। उस मशीन में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि वेंडिंग मशीन जैसे होती है, आप डालते हैं कुछ भी तो उससे निकल आता है, जैसे कोका कोला चाहिए, एक चॉकलेट चाहिए तो उससे निकल आता है, आपको पैसे डालने पड़ते हैं। हालांकि इसमें पैसे नहीं डालने पड़ेंगे, इसमें डिस्पेंसिंग होगी यानी कि सीधे एक एसएमएस आएगा और आपको उससे मिल जाएगी दवा। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है दोस्तों? तो पहले आप जान जाइए कि ये कहाँ शुरू हुआ है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पूछा जा सकता है इसके बारे में। एक बहुत पहले सीड विलेज नाम का 2 साल पहले क्वेश्चन आया था। तो सीड विलेज दरअसल पर तमिलनाडु सरकार की एक छोटी सी योजना थी, कोई नहीं जानता था उसके बारे में। तो वैसे ही ये दोस्तों आरएमडी की योजना है। तो यूजुअली हो सकता है कि लोग ना पढ़ें और ये पूछ लिया जाए। तो ये कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के प्रकाशम ज़िले में, और उस इलाके में जहाँ पे चेंचू जनजाति रहती है, उस इलाके को कहते हैं चेंचूगुडेम, यानी कि जहाँ चेंचू जनजाति रहती है। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो दोस्तों प्रक्रिया ये होगी कि जो लोग हैं जिन इलाकों में ना तो डॉक्टरों की सुविधाएं हैं और ना ही किसी भी प्रकार का वहाँ पे केमिस्ट यानी कि मेडिकल स्टोर वाला रहता है, तो वहाँ पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगा यानी कि मेडिकल एक्टिविस्ट होगा, जो कि कंपाउंडर टाइप आप समझ लीजिए। तो जब कोई भी व्यक्ति उसके पास जाएगा तो वो पहले उसकी थोड़ी बहुत जांच करेगा और उसके बाद वो अपने डॉक्टर को कॉल करेगा और उसको ये कहेगा कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो आप एक एसएमएस भेज दीजिए अपनी तरफ से ताकि इस व्यक्ति के लिए दवा मिल सके। तो जब वो डॉक्टर होगा, मेडिकल ऑफिसर यानी कि जो एक डॉक्टर होगा, जब वो उस बात के लिए स्वीकृति दे देगा और एक मैसेज भेज देगा, तभी जा कर के इनको वो दवा मिल पाएगी। और ये ध्यान दीजिएगा कि वो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगा इनके आसपास के गांव में, वो सदैव 24/7 यानी कि हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे इनके लिए कहीं ना कहीं उपलब्ध होगा। और जब वो फ़ोन करेगा तो डॉक्टरों को भी किसी भी वक्त, रात बिरात, कभी भी उनको उनका फ़ोन उठाना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है सरकार के द्वारा। तो अगली खबर है दोस्तों, कांट कंपेयर यूएस वेटिंग ऑर्डर विथ इंडियन बिल पैनल, यानी कि दोस्तों एक पैनल है, एक संसदीय समिति है, तो उसने कहा है कि हम यूएस के वेटिंग ऑर्डर से भारत के विधेयक को कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो दोस्तों यूएस वेटिंग ऑर्डर या कि यूएस जांच ऑर्डर क्या है? तो ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 7 देशों के लोगों पे प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसे ही कहा जा रहा है यूएस वेटिंग ऑर्डर। तो आमतौर पे वेटिंग का मतलब होता है जांच करना, परीक्षण करना। तो ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो कोई भी इन देशों से लोग आ रहे हैं तो उनके संबंध में जांच को और तगड़ा किया जा सके, कि ये जाना जा सके उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका मकसद क्या है, और कहीं वो यहाँ पे आतंकवाद इत्यादि फैलाने की दृष्टि से तो नहीं आ रहे हैं।
तो इसीलिए उसको बैन ऑर्डर की बजाय बहुत से लोग वेटिंग ऑर्डर नाम दे रहे हैं। हालांकि है वो एक बैन ऑर्डर, लेकिन उसको वेटिंग ऑर्डर कहा जा रहा है, क्योंकि ये कहना है कि इससे जो परीक्षण है, जांच है, और गहन हो जाएगी और पता चल सकेगा कि यूएस आने वाले जो लोग हैं तो किस प्रकार की मनोवृत्ति के हैं, और अगर गलत मनोवृत्ति के हैं तो उनको ना आने दिया जाए। अब उससे तो हमारा लेना देना नहीं था। आप जानिए कि भारत का जो विधेयक है उसका क्या मतलब है। तो भारत में ये कहा जा रहा है कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है तो उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। तो क्यों परिवर्तन किए जाएंगे? इसलिए किए जाएंगे क्योंकि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो धार्मिक रूप से अत्याचार होते हैं विशेष वर्गों पर, तो वहाँ से भाग करके जो लोग भारत आते हैं तो वहाँ भारत में उनको नागरिकता मिल पाए, उसके लिए प्रावधान करने के लिए उन नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन किया जाना है। तो संशोधन के लिए पहले एक संसदीय समिति बनाई गई थी और उसके जो अध्यक्ष हैं तो वो ऊपर आपने देखा होगा सत्यपाल सिंह जी हैं। तो सत्यपाल सिंह जी ने यही बात कही कि यूएस का जो ऑर्डर है वो अलग है और हमारा यहाँ पे जो मुद्दा है वो अलग है। तो वो मुद्दा क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि वो संशोधन क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, संशोधन ऐसा होने वाला है कि अभी तक अगर कोई भी व्यक्ति भारत में आकर के नागरिकता लेना चाहता है तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार उसके लिए ज़रूरी है कि वो 11 साल से भारत में आ जा रहा हो, यानी कि भारत में एक तरह से रहवासी की तरह रह रहा हो, और पिछले 12 महीने से भारत में ही रह रहा हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो भारत आए तो 6 महीने भारत में रहे, फिर 6 महीने पाकिस्तान में अपने घर में रहे, फिर 6 महीने भारत आए, फिर 6 महीने पाकिस्तान रहे, फिर कहे कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसको नहीं मिलेगा। यानी कि उसे पिछले 12 महीने से कहाँ रहना है? भारत में ही रहना है। और पिछले 11 सालों से मतलब कि उसका भारत में आना जाना होना चाहिए और भारत में ही मुख्य रूप से उसका एक रहवास स्टे होना चाहिए। यानी कि वो ऐसा पता चले कि 11 वर्ष से लगभग भारत में ही रह रहा है। तो दोस्तों, ये जो 11 वर्ष की सीमा थी ये काफ़ी ज़्यादा थी, लोगों को ऐसा लग रहा था, और जो वहाँ से आकर के यहाँ पे रह रहे हैं तो वो उनकी मांग ये थी कि इसको कम करके 6 वर्ष किया जाए। तो यही सरकार ने कहा कि ठीक है, हम इसको कम करके अब ये कर देंगे 11 के बजाय अगर आप पिछले 6 वर्षों से रह रहे हैं और उसके अलावा पिछले 12 महीनों से लगातार भारत में रह रहे हैं तो आपको नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। तो जब तक ये संशोधन नहीं होगा तब तक ये कम होकर के 6 वर्ष तो आएगी नहीं, तो संशोधन सुझाया गया था। तो दोस्तों, संशोधन में जो विवाद हुआ था वो ये हुआ था कि उस संशोधन में ये कहा जा रहा था पहले कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को जो कि वहाँ पे धार्मिक अत्याचार की वजह से भाग करके भारत आए हैं, सिर्फ उन्हीं को ये सहूलियत मिलेगी। यानी कि अगर वहाँ से कोई मुस्लिम आया है तो उसको ये 6 वर्ष वाली जो सहूलियत है ये नहीं मिलेगी, उसको 11 वर्ष वाला ही आंकड़ा जो 1955 वाला है वो पार करना पड़ेगा, तभी उसको यहाँ पे नागरिकता मिलेगी। या कि फिर नागरिकता अधिनियम में बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वहाँ से आने वाले मुस्लिमों को नागरिकता मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो हुआ ये था कि जब ये बिल आया था तो इस पे काफ़ी विरोध हुआ था, क्योंकि कहा गया कि जो संविधान का आर्टिकल 14 है तो वो समानता की बात करता है, और जब समानता की बात करता है तो यहाँ पर किसी को धर्म के आधार पर असमान रूप से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर इन देशों से कोई मुस्लिम भी आता है तो उसको भी 6 वर्ष में उसी प्रकार से नागरिकता दी जानी चाहिए जैसे कि इन बाकी के 6 धर्म के लोगों को दी जाएगी। तो यही एक विवाद था, लेकिन इसमें यही कहना था सत्यपाल सिंह जी का कि ये हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के ऊपर बैन लगा रहे हैं, बल्कि हमारा ये कहना है कि मुसलमान वहाँ पर मेजॉरिटी हैं, यानी कि बहुसंख्यक हैं, और जो ये बाकी 6 धर्मों के लोग हैं तो इन तीनों देशों में ये अल्पसंख्यक हैं। इनकी पूरी आबादी मात्र 1 से 2 से 3% है। बांग्लादेश में कुछ ज़्यादा है, बाकी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में तकरीबन 96-97% तक मुस्लिम आबादी है। तो उनका ये कहना था कि चूँकि यहाँ पे आबादी जो है तो मुसलमानों की बहुत ज़्यादा है और ये बाकी जो 6 धर्म के लोग हैं इनकी बहुत कम है, तो सिर्फ इन्हीं में से अगर कोई भारत आते हैं तो हम उनको ये प्रावधान दे सकते हैं। क्योंकि इनका ये कहना था कि हम ये नहीं मान सकते हैं कि वहाँ से अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान या बांग्लादेश से मुस्लिम किसी प्रकार के धार्मिक अत्याचारों की वजह से भागें, क्योंकि वो तो खुद ही वहाँ पे मेजॉरिटी हैं। तो ये इनका अपना एक पक्ष था, लेकिन यही था कि क्या आर्टिकल 14 इससे वायलेट हो जाए, क्या आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि हम कानून मंत्रालय सलाह लेंगे, फिर आगे चल के देखा जाएगा।
दोस्तों अगली खबर ये है कि चाइना डिनाइज पुटिंग प्रेशर ऑन पाकिस्तान फॉर सईद अरेस्ट, यानी कि चीन ने इस बात से इनकार किया है कि हाफिज सईद को गिरफ्तार करने में उसने पाकिस्तान पे किसी प्रकार का दबाव डाला। तो हुआ क्या था दोस्तों, जैसे ही हाफिज सईद को नज़रबंद किया गया उनके घर में, तो तुरंत ही पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं उन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया, अखबारों में लिखना शुरू कर दिया कि ये चीन के दबाव में आकर के पाकिस्तान ने ऐसा किया है। तो जब चीन ये खबर पहुंची तो चीन वालों ने अपनी सफाई दी। तो वहाँ पे जो उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, चीनी प्रवक्ता लू कांग, उन्होंने ये कहा कि चीन हमेशा से किसी हर प्रकार के आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए पाकिस्तान का सहयोग करेगा, और सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, उन सभी देशों का सहयोग करेगा जो कि आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन आतंकवाद विरोधी किसी भी अभियान में चीन ने पाकिस्तान पे कोई दबाव नहीं डाला है, बल्कि पाकिस्तान वहाँ पर खुद ही जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियाँ संचालित कर रहा है, आतंकवाद समाप्त करने के लिए गतिविधियाँ संचालित कर रहा है, वो उसके लिए स्वतंत्र है। चीन सिर्फ उसका सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, अपनी तरफ से कोई दबाव नहीं डालता है। तो दोस्तों ये देखा जा रहा था कि कुछ लोगों का मानना था कि शायद भारत के दबाव में आकर के चीन ने ऐसा किया है। तो भारत के दबाव में आकर चीन ऐसा क्यों करेगा? तो दरअसल पे आप ये देख रहे हैं कि जो एक वैश्विक रूप से सिनारियो, जो एक परिदृश्य बदल रहा है, उसमें ये देखा जा रहा है कि चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि वो ग्लोबल पुलिसिंग में, यानी कि जो एक वैश्विक पुलिसिंग होती है उसमें एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इस भूमिका से अब अमेरिका पीछे आना चाहता है। तो जब चीन एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी एक बड़ी छवि बनाना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसके लिए ज़रूरी होगा ना कि वो खुद को ये पहले साबित करे कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। और अगर हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों का चीन साथ देता रहेगा, जहर मसूद जैसे आतंकवादियों का चीन साथ देता रहेगा, उनको बचाता रहेगा, तो भारत तो बार बार जाकर के हर जगह यही कहेगा कि ये तो खुद ही आतंकवाद के समर्थक हैं और दुनिया को बोलते हैं कि हम आतंकवाद मिटाना चाहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल पुलिसिंग करना चाहते हैं। तो चीन ये दिखाना चाहता है कि हम दरअसल पे आतंकवाद के खिलाफ हैं, इसीलिए उसने शायद पाकिस्तान पे दबाव बनाया था। लेकिन हालांकि चीन अपनी तरफ से इनकार कर रहा है, तो दोस्तों कोई भी होगा तो अपनी तरफ से इनकार ही करेगा। क्या पाकिस्तान कभी कहता है कि हाफिज सईद ने मुंबई हमला करवाया या कि उसमें पाकिस्तान शामिल था? तो ऐसा ही होता है कि कोई स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अंदरूनी तौर पे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे दबाव बना रहा है कि वो हाफिज सईद जैसे लोगों को थोड़ा नियंत्रित करे, ताकि वैश्विक रूप से जो चीन की एक छवि है वो बेहतर बन सके। तो दोस्तों यूएस इम्पोजेज न्यू सैंक्शंस ऑन ईरान। तो कल ही हमने बात की थी कि ईरान पे एक विशेष निगरानी रखने की बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने नया प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि यूएस इम्पोजेज न्यू सैंक्शन ऑन ईरान का मतलब होता है कि यूएस ने ईरान पे नए प्रतिबंध लगाए। तो दोस्तों नए प्रतिबंध क्या हैं कि ईरान के 13 लोगों और 12 एंटिटीज़ यानी 12 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यानी कि अब ये जो कंपनियां हैं, तो ना तो ये यूएस के साथ किसी प्रकार का व्यापार कर सकती हैं, और साथ ही साथ अगर कोई भी बैंक या कोई भी ऐसे वित्तीय संस्थान जो कि व्यापार में इनका साथ देंगे, अर्थात इनके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का लेन देन अपने वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि से होने देंगे या कि इनको लोन इत्यादि देने की कोशिश करेंगे, तो अमेरिका तुरंत उन्हें ब्लैकलिस्ट कर देगा, यानी कि उनको काली सूची में डाल देगा। और अगर वो ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे तो अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे। ना सिर्फ अमेरिका, अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ भी वो वित्तीय संस्थान और बैंक कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यही होता है सैंक्शन। ऐसा यही सैंक्शन तो बराक ओबामा ने भी किया था, और मैंने आपको एक दिन पूरा बताया था कि भारत के बैंक भी जो हैं तो ईरान के साथ अपना क्यों नहीं कर रहे हैं बिजनेस। तो ठीक दोस्तों वो वहाँ पे मैंने आपको जो अच्छे से समझाया था कि भारतीय बैंक इस बात से डर रहे हैं कि कहीं यूएस फिर से सैंक्शन ना लगा दे और ईरान का जो पैसा उनके खातों में पड़ा है वो फिर से ऑटोमेटिकली फ्रीज ना हो जाए, यानी कि उसका उपयोग होना बंद हो जाएगा ना। क्योंकि अगर भारत के बैंक ईरान के लेन देन करेंगे तो अमेरिका उनको ब्लैकलिस्ट कर देगा, तो अमेरिका के साथ उनका कोई व्यापार नहीं होगा, और अमेरिका के जितने सहयोगी देश हैं वहाँ से भी उनका व्यापार बंद हो जाएगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि जब ईरान के इन 13 लोगों और 12 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, तो भारत के जितने बैंक हैं जहाँ पर इनके खाते हैं, तो इन खातों से अब कोई लेन देन वो बैंक नहीं करेंगे, नहीं तो ये बैंक ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। तो भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारत में इकलौता बैंक है यूको बैंक, जो कि शायद इन पे ये करे, क्योंकि उसका अमेरिका के साथ लगभग ना के बराबर व्यापार है, लगभग है ही नहीं, यानी कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से उसका बहुत कम व्यापार है। तो उसका मुख्य व्यापार किससे है? ईरान से है, तो उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी बैंक आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये कोई भी अब कोई मतलब मोल लेने वाले नहीं है खतरा, ये किसी प्रकार का ईरान का ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे।
तो दोस्तों प्राइमरी बैन का मतलब यानी प्राइमरी सैंक्शन यानी प्राथमिक प्रतिबंध का मतलब ये होता है कि ये यूएस के साथ व्यापार नहीं कर सकते 13 लोग और 12 कंपनियां। और जो सेकेंडरी सैंक्शन का मतलब होता है वो यही होता है जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई बैंक इत्यादि इनकी व्यापार करने में सहायता करते भी हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक बैन लगा दिया है ईरान के। तो दोस्तों ये बैन क्यों लगाया गया है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ईरान ने कुछ विशेष प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण किए हैं और ये परीक्षण जो हैं तो यूएस को अच्छे नहीं लग रहे हैं, पसंद नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएस का मानना है कि ऐसे में पूरे मध्य पूर्व में एक अनस्टेबिलिटी, एक प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी और वो नहीं चाहते हैं कि जो उनके सहयोगी हैं सऊदी अरब और यूएई, तो उनके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा खतरा मंडराए कि जिससे कि उनको डर लगे कि मिसाइल जो परीक्षण किए जा रहे हैं इनका भविष्य में यूएई या सऊदी अरब के खिलाफ उपयोग हो सकता है। और दोस्तों एक खबर और है कि म्यांमार आर्मी कमिटेड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि म्यांमार की सेना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, ऐसा कहना है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का। तो इसके संबंध में आपको 4-5 बार पहले भी जानकारी दे चुका हूं कि जो म्यांमार का रखीन इलाका है वहां पे रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया गया है म्यांमार की सेना के द्वारा। तो वो क्या क्या अत्याचार हैं, तो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं यूपीएससी के लिए। मतलब ये अत्याचार क्या है ये ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये जानना है कि उन पे अत्याचार हो रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान क्या है। तो एक शब्द आया था एथनिक क्लींजिंग, तो इसका मतलब होता है कि एक प्रकार से नस्ली जनसंहार, यानी कि किसी एक नस्ल को, किसी भी एक एथनिसिटी को, नृजाति को पूरी तरीके से समाप्त करने की जो कोशिश होती है उसको कहते हैं एथनिक क्लींजिंग। तो यहाँ पे यूएन ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो म्यांमार की सेना है तो उसने रोहिंग्याओं की एथनिक क्लींजिंग यानी कि उनका जातीय नरसंहार, जातीय समाप्ति करने की कोशिश की है। तो ये एक बहुत गंभीर अपराध है। तो दोस्तों बिजनेस वाले पेज में आज एक आया है, हाउ मैनी पीपल विड्रॉ 1 लाख अ मंथ फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स, यानी कि अपने बचत खातों में से ऐसे कितने लोग हैं कि जो हर महीने 1 लाख रुपए निकालते हैं। ऐसा पूछा है किसने? शक्तिकांत दास जी ने। क्यों इसलिए पूछा है? क्योंकि आपको पता है कि अभी भी जो एक लिमिट लगाई गई है प्रति हफ्ते 24,000 निकालने की, वो समाप्त नहीं की गई है। तो प्रति हफ्ते 24,000 यानी कि एक महीने में आप मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं? 96,000 यानी लगभग 1 लाख रुपये। तो कल आपको हसमुख हाड़िया जी जो कि राजस्व सचिव हैं तो उनका एक इंटरव्यू मिला था। आज ये शक्तिकांत दास जी, तो इनका इंटरव्यू आया है। तो हो सकता है कि चल के 1-2 इंटरव्यू और ऐसे आए हैं जो महत्वपूर्ण लोग हैं। तो इन्होंने भी पूरा जो बजट था तो उसका फिर से यहाँ पे सार अपनी तरफ से दे दिया है अपने सवालों जवाबों में। पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। तो अगली खबर ये छोटी सी है, देयर इज़ इक्विटी इन वेल्थियर पेइंग मोर, यानी कि जो धनवान है तो अगर ज़्यादा वो पैसे अदा कर रहे हैं टैक्स के रूप में तो ये न्याय संगत है, ऐसा कहना है अरुण जेटली का। क्यों कहा है? क्योंकि आपको पता है कि 50 लाख से 1 करोड़ की आय वालों के ऊपर 10% का सरचार्ज लगाया गया है। तो सरचार्ज क्या होता है दोस्तों? टैक्स के ऊपर टैक्स, यानी कि 50 लाख से 1 करोड़ वाले जितना भी टैक्स देंगे तो वो जो टैक्स की रकम है तो उसमें 10% और जोड़ा जाए। यानी टैक्स की रकम, जैसे कि मान लीजिए उनका टैक्स बना, किसी का बन गया 25 लाख रुपए, तो उसका जो 25 लाख है तो उस पर 10% यानी 2.5 लाख और टैक्स जोड़ करके नया टैक्स बनाया जाएगा, उसको सरचार्ज कहा जाता है। तो ये अभी तक नहीं लगता था इनके ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर वालों पर 15% का लगता था, इनके ऊपर नहीं लगता था। तो ये है कि जब नीचे के स्लैब में 2.5 से 5 लाख में उन्होंने 10 से 5% कर दिया है तो कहीं तो बढ़ाना ही था, तो इनका बढ़ गया। तो उन्होंने कहा है कि ये न्याय संगत है, गलत नहीं है। तो दोस्तों अगली एक छोटी सी खबर ये है, लेकिन जान लीजिए महत्वपूर्ण है। सेंटर स्पंस गुजरात प्ली टू एंड ड्यूटी ऑन स्क्रैप शिप इम्पोर्ट्स, यानी कि जो कबाड़ हो चुके जहाज़ों को भारत में आयात किया जाता है तो उस पर लगने वाले विशेष प्रशुल्क यानी ड्यूटी को समाप्त करने के लिए गुजरात सरकार की याचिका को केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। तो ये क्या है मामला, मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ा सा जहाज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका एक हिस्सा सामने का काट लिया गया है इस जहाज़ का, और नीचे एक आदमी जो है तो एक टुकड़े में वेल्डिंग करके उसको और कई टुकड़ों में काट रहा है। कुछ लोग उस उठा रहे हैं कचरे को। ये क्या है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो देश में स्टील बनता है वो 2 तरीक़ों से बनता है। एक तो होता है कि आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क को ज़मीन से खोद के निकाला जाता है और उसके बाद उसमें रासायनिक प्रक्रियाएं, केमिकल प्रोसेसिंग करके उससे लोहा बनाया जाता है और उससे स्टील बनाया जाता है, ठीक। दूसरा ये होता है दोस्तों कि जो लोहा कबाड़ हो गया है, तो जो आप घरों से लोहा कबाड़ वगैरह नहीं बेचते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो सीधा चला जाता है उन्हीं प्लांट्स में जहाँ पे लोहा बनता है। तो वहाँ पे पहले क्या किया जाता है, उस कबाड़ को गलाया जाता है, ठीक। और उस कबाड़ को गला करके फिर से क्या किया जाता है कि लोहे की बड़ी बड़ी स्लैब बना दी जाती हैं जिनको बिलेट्स कहा जाता है, ठीक।
तो वो बड़ी बड़ी स्लैब, वो बड़े बड़े क्यूब बना करके लोहे के फिर से उनको आगे चल के भेज दिया जाता है जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, जहाँ उनका मार्केट होता है। तो दोस्तों ऐसा ही है कि जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं तो जब ये किसी काम के नहीं रह जाते हैं तो इनका क्या किया जाता है, इनको इन कबाड़ियों के द्वारा खरीद लिया जाता है। तो ये कबाड़ी कहाँ पे रहते हैं, ये छोटे मोटे कबाड़ी नहीं होते दोस्तों, ये काफ़ी बड़े स्तर पे कबाड़ी होते हैं। और ये मतलब एक पूरा का पूरा कबाड़ खाना, गुजरात का एक इलाका है भारत में, तो वहाँ पे ये पूरा का पूरा कबाड़ खाने का अड्डा ही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है अलांग सोसिया शिप रिसाइलिंग यार्ड, यानी कि ये गुजरात में है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, एक बंदरगाह जैसा है, यहाँ पे इन जहाज़ों को मंगा करके इनको टुकड़ों टुकड़ों में काट करके इनका जो सारा लोहा होता है तो स्टील प्लांट्स को दे दिया जाता है। ऐसे ही स्टील प्लांट्स को जो कि कबाड़ को गला करके लोहा बनाते हैं, ना कि उनको कि जो कि ओर से लोहा बनाते हैं, ठीक, अयस्क से लोहा बनाते हैं। अब है क्या कि इस पे 2.5% की अतिरिक्त ड्यूटी क्यों लगाई जाती है, यानी कि जो 2.5% का इसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है। उसके पीछे दोस्तों रीज़न ये है, कारण ये है कि अगर इस कबाड़ वाले लोहे पे किसी भी प्रकार का आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा तो ये क्या है, इसको बनाने में थोड़ा सस्ता रहेगा ना। क्यों? क्योंकि ये तो लोहा है, इसको सीधा गला करके क्या करना है, इसको फिर से नए लोहे में ढाल करके फिर से बेच देना है। लेकिन दोस्तों जो कि हम ओर यानी अयस्क से लोहा बनाते हैं तो पहले उसको खोदने में खर्चा लगता है, खोदने के बाद फिर उसको पूरी प्रोसेस में खर्चा लगता है, फिर उसमें कोल इत्यादि, वो कोक वगैरह बाहर से मंगाना पड़ता है, उसको मिलाना पड़ता है, फिर वो पूरी केमिकल प्रोसेस होती है, ये सब प्रगलन वगैरह आपने सुना होगा। ये प्रोसेस के बाद अंतिम में जा कर के लोहा बनता है और फिर उसके बाद उस लोहे से बाकी चीज़ें जो होती हैं स्लैब वगैरह वो बनाई जाती हैं। तो वो दोस्तों बड़ी खर्चीली प्रक्रिया होती है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें तो सीधे ले करके कबाड़ को गला करके सीधे फिर से लोहा स्टील बना दिया जाता है। तो ये है कि अगर इसके ऊपर अतिरिक्त आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा दोस्तों तो इससे बना हुआ जो लोहा है, इसको गला करके जो लोहा बनाया जाएगा वो इतना सस्ता होगा उस अयस्क से बनाए गए लोहे की अपेक्षा कि अयस्क वाले लोहे की जो कीमत है ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में वो डाउन पड़ जाएगी, बिक्री उसकी तो डाउन पड़ जाएगी। तो जो अयस्कों से बनाती हैं लोहा कंपनियां, तो वो कंपनियों को घाटा होगा। तो पहली बात तो ये कि अयस्क से लोहा बनाने वाली कंपनियां घाटे में जाएंगी तो वहाँ के लोगों की नौकरी जा सकती है, बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा ये है कि सिर्फ उन्हीं की नौकरी नहीं जाएगी बल्कि जो खनन इलाकों में काम कर रहे हैं, यानी कि जो खदानों में मजदूर काम कर रहे हैं, तो अगर वहाँ का कच्चा अयस्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वहाँ पे खुदाई वालों की भी तो नौकरी जाएगी दोस्तों, जो खनन श्रमिक हैं। तो अगर यही कह दिया जाएगा कि वो आवश्यकता ही नहीं है उस ओर की अयस्क की, क्योंकि पहले से ही इतना लोहा आ रहा है जहाज इत्यादि से कि अब वो और खोद के लोहा बनाने की ज़रूरत नहीं है, पुराने कबाड़ वाले लोहे से ही लोहा बन रहा है, तो उनकी भी जो है तो रोज़गार चली जाएगी। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि ये उचित नहीं होगा कि हम इसको बिना आयात शुल्क के लाएं, वरना ये क्या करेगा, हमारा जो अयस्क से लोहे बनाने का मार्केट है उसको डाउन कर देगा। और दोस्तों यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए जानने लायक है तो ये है कि जो दुनिया का 35% इस तरीके का जहाज़ों का कबाड़ से लोहा बनाने का तरीका है, तो 35% तो कबाड़ों का लोहा भारत अकेले बनाता है, ठीक। बाकी 65% में बाकी देश हैं, चीन और पाकिस्तान भी हैं उसमें, जो बड़े इस तरीके के निर्माता हैं लोहे के। और उसके अलावा ये बता दोस्तों कि भारत में जितना भी इस प्रकार का कबाड़ से लोहा काट करके उसको आगे भेजने का काम होता है तो 90% अकेले गुजरात में होता है। और वो स्थान मैंने आपको बताया अलांग सोसिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड, ये प्रसिद्ध ही इसीलिए है। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख लोगों को इसी चीज़ के लिए रोज़गार मिला हुआ है, तो सोचिए कितना बड़ा काम होगा। अगली खबर दोस्तों ये है कि सिंपलर रूल्स में हेल्प एमएसएमई बिकम कंपनीज, यानी कि एमएसएमई को कंपनियां बनाने में मदद करेगा अगर नियमों को आसान किया जाए। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि हम क्यों चाहते हैं कि एमएसएमई कंपनी बन जाए। तो एमएसएमई अगर कंपनियां बन जाएंगी दोस्तों तो सबसे पहली बात ये है कि उनको पूंजी बट जुटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक। दूसरा वो ये है कि कंपनी अधिनियम के दायरे में आ जाएंगी। तीसरा ये है कि वो शेयर बाज़ार में लिस्टेड हो जाएंगी, सूचित हो जाएंगी, तो उनको पूंजी जुटाने के लिए दिक्कत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने शेयर्स वगैरह बेच करके ज़्यादा पूंजी जुटा सकेंगी और अपने यहाँ जो तकनीकी सुधार हैं और जो अपना विस्तार है वो आसानी से कर सकेंगी, ठीक। और इसके अलावा अगर वो कंपनी बन जाएंगी तो उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो सारे दस्तावेज होते हैं, बही खाते होते हैं, उनको सही तरीके से उचित तरीके से बनाना पड़ेगा और उसको आगे चल के सरकार को जमा करना पड़ेगा। तो सरकार को काफ़ी ज़्यादा पता रहेगा कि किस चीज़ का उत्पादन कितना होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कितने लोगों को उससे रोज़गार मिला हुआ है, उन सारी चीज़ों की सरकार को एकदम स्पष्ट जानकारी मिलती रहेगी, ठीक। ये मैंने आपको बताया। अब ये कहा जा रहा है, मैंने आपको ये बताया था
कि ऐसे सभी लघु और मध्यम उद्योग जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है, तो उनके लिए निगम कर को घटा करके 30% से घटा करके 25% कर दिया गया है। ठीक, लेकिन दोस्तों आप लोगों को लगा होगा कि जितने सारे एमएसएमई हैं तो उनको सबको मिल गया है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ऐसे लघु और मध्यम उद्योग जो कि लिस्टेड हैं, यानी अधिसूचित हैं शेयर बाजार में, या कि वो कंपनी एक्ट के अंदर आते हैं, अर्थात उन्होंने खुद को कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराया हुआ है, उन्हीं को मिलेगा। और शायद नहीं पता होगा कि मात्र 3% ऐसे उद्योग हैं, लघु और मध्यम उद्योग, जो कि कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हैं। यानी कि जो ज़्यादातर जो 97% एमएसएमई हैं तो वो तो इसमें रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उनको इस प्रकार का कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। जो कहा जा रहा था कि 30% से कम करके 25% कर दिया गया है, तो वो लाभ इनको नहीं मिलेगा। और शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि फिर इससे क्या फ़ायदा। दोस्तों इसीलिए किया ही गया है। जैसे कि एमडीआर को क्यों हटाया गया था, जो एक एमडीआर नहीं लग रहा था कि कार्ड पे आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैसा लगेगा, तो उसको हटा दिया गया। क्यों? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड ट्रांजैक्शन करें। तो दोस्तों इसको इसीलिए कम किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एमएसएमई में हैं और अभी तक वो कंपनी नहीं बने हैं, अपने को कंपनी में सूचित नहीं कराया है, तो वो करवा लें, तभी जा कर के उनको ये छूट मिलेगी। यानी कि यहाँ पे जो बंदा काम कर रहा है, तो जैसे इसकी कंपनी, जैसे फ़ोटो में देख रहे हैं ना, अगर इसकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो इसको अभी भी 30% ही देना पड़ेगा, इसको 25% वाले का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो जाता है तो इसको 25% वाला लाभ मिल जाएगा। ठीक, समझ गए ना आप? तो है क्या कि ये कहा जा रहा है कि देश में जो 90% से ज़्यादा छोटे और मध्यम उद्योग हैं, वो कंपनी इसलिए नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि कंपनी बनने में उनको बहुत सारा डॉक्यूमेंट वर्क, बहुत सारा दस्तावेज अपने साथ रखना होता है और सरकार के पास जमा कराना होता है। उसमें गड़बड़ियाँ आती हैं तो फिर सरकार भी डंडा मारती है कि तुमने टैक्स चोरी किया, ये किया, वो किया। तो इसलिए इस सारे पचड़े में पड़ने की बजाय ये लोग कहते हैं कि कंपनी बनने से बेहतर है कि आप खुद में ही सीमित रहो। ठीक, तो ये कहा जाता है कि भारत में जो ज़्यादातर लघु और मध्यम उद्योग हैं तो वो फैमिली ओन्ड है, यानी फैमिली परिवार द्वारा संचालित होते हैं, इसीलिए वो कंपनी नहीं बने हैं। क्योंकि परिवार जो है तो इस प्रकार का कोई लफड़ा मोल नहीं लेना चाहते हैं। ठीक, लेकिन क्या है दोस्तों कि इनका कंपनी बनना ज़रूरी है, इसीलिए तो सरकार बार बार इसके लिए प्रपोज कर रही है, इनको विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है। जैसे कि देश में आज की तारीख में डिजिटल ट्रांजैक्शन जरूरी है, इसीलिए तो उसने एमडीआर जो था उसको हटा दिया, यानी कि जो अतिरिक्त शुल्क लग रहा था कार्ड ट्रांजैक्शन में उसको हटा दिया सरकार ने। इसी प्रकार से इनको विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है ताकि ये कंपनी बन सकें। समझ रहे हैं ना? तो देखिए यहाँ पे एक जो एक्सपर्ट थे तो उन्होंने ये कहा कि जो 5% की कमी है तो ये कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे कि वो अपना पारिवारिक बिजनेस को कंपनी में अधिसूचित करा दें। ठीक, क्योंकि कंपनी में सूचित कराने का मतलब है बहुत सारा दस्तावेजीकरण और उसके अलावा बहुत सारा ऐसा उनके सामने पचड़ा आ जाता है कि ये फाइल करो, इनकम टैक्स फाइल करो, सेल टैक्स फाइल करो, दुनिया भर का, कि वो उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। और साथ ही वो ये सोचते हैं कि अगर उनकी इनकम अभी 4 लाख 5 लाख पहुंच जाती है तो उसको वो कम करके कई बार 2.5 लाख से कम बता देते हैं, जिसकी वजह से उनको टैक्स नहीं लगता। उनको लगता है कि कंपनी में सूचित हो जाएंगे तो फिर हमारी जो इनकम है तो कहीं ऐसा ना हो कि पूर्ण रूप से स्पष्ट तरीके, पारदर्शी तरीके से सरकार को पता चल जाए तो सरकार उसमें और टैक्स काट ले, तो इधर 5% की छूट दे दी, उधर हमको 10% का घाटा लग जाएगा। तो इनका ये कहना है कि ये सब जो कारण हैं तो इस वजह से ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये जो इनकम टैक्स अभी बचा पाते हैं थोड़ा बहुत चोरी करके, वो नहीं बचा पाएंगे। तो दोस्तों लाइव वाले पेज में आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ थर्ड हैंड स्मोक कैन हार्म इन्फेंट्स स्टडी, यानी कि एक अध्ययन ने ये कहा है कि जो थर्ड हैंड स्मोक होता है वो बच्चों के लिए, यानी कि इन्फेंट्स का मतलब होता है कि बहुत छोटे छोटे शिशुओं के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो सबसे पहले जान लें दोस्तों कि ये फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड स्मोक क्या है। ठीक, पहले गलत अवधारणा क्या है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि 3 लोग खड़े हुए हैं, 3 दोस्त, एक ने सिगरेट जलाई, पीना शुरू किया तो लोग सोचते हैं फर्स्ट हैंड, उसने पी करके 2 कश दूसरे बंदे को दी तो लोग सोचते हैं ये सेकंड हैंड हो गया क्योंकि दूसरे के हाथ में गया। फिर उसने 2 कश लगा के तीसरे दोस्त को दी तो लोग सोचते हैं कि ये थर्ड हैंड है। नहीं दोस्तों, ये 3 की तीनों फर्स्ट हैंड स्मोकिंग ही है। यानी कि अगर आप सिगरेट को अपने मुंह में लगा करके धुएं को खींचते हैं तो इसको कहते हैं फर्स्ट हैंड स्मोकिंग। सेकंड हैंड स्मोकिंग ये होती है दोस्तों कि आसपास आपके जो खड़े हुए हैं, तो अगर आप सिगरेट पीते हैं और वो सिगरेट नहीं पी रहे हैं, लेकिन जो सिगरेट का धुआं है वो तो हवा में घुल जाता है और सांस के द्वारा उन लोगों के शरीर में भी जाता है जो ज़िंदगी में कभी सिगरेट पिए भी नहीं और पिएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी सिगरेट से उनको नुकसान तो हो ही रहा है ना।
तो उनको कहते हैं दोस्तों सेकंड हैंड स्मोकर, यानी कि जो सिगरेट पीते तो नहीं हैं लेकिन फिर भी वो वहाँ पे खड़े होने की वजह से उस हवा को अपने श्वास के द्वारा अंदर लेने की वजह से स्मोकर बन जाते हैं। तो ये दो प्रकार के समझ में आते हैं, लेकिन थर्ड हैंड स्मोकर क्या होता है? तो दोस्तों जब आप सिगरेट पीते हैं ना किसी कमरे में, तो वहाँ पे जो कमरे की दीवारें हैं, जो कमरे में फर्नीचर हैं, जो कमरे की फर्श है ना, तो सिगरेट में जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो चिपचिपा अवशेष होता है ना, जो उसके धुएं में होता है, जिसको टार हम बोलते हैं, ठीक, वो दीवालों में, फर्नीचर में और फर्शों में इत्यादि में चिपक जाता है। दिखता कहीं पे नहीं है लेकिन वो बहुत छोटी छोटी मात्रा में चिपका होता है। और जब बच्चे खेलते हुए फर्नीचर में और इसके अलावा ज़मीन पर या दीवालों को छूते हुए इधर उधर करते हैं, तो उनके शरीर में वो सब कुछ लग जाता है। फिर बच्चे इधर उधर अपने शरीर को चाट लेते हैं, हाथ चाट लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो जो सारा विषैला पदार्थ होता है वो बच्चों के अंदर चला जाता है। तो सोचिए कि विषैला पदार्थ या तो आप सीधे सिगरेट से लें, या कि वहाँ पे खड़े होने की वजह से उस धुएं से लें, या कि अगर आप इन स्टिकी यानी कि ये जो एक अवशेष था, चिपचिपा अवशेष जो दीवार इत्यादि पे चिपक गया था और जो शरीर में बच्चों के इस तरीके से चला जाता है, इसको कहते हैं थर्ड हैंड। यानी कि सेकंड हैंड आपको समझ में आ गया होगा, थर्ड हैंड यही था, ये जो इस तरीके से बच्चों में चला जाता है ये थर्ड हैंड स्मोकिंग होता है। तो दोस्तों जो परीक्षण किया गया था वो एक चूहे पे किया गया था। तो चूहे पे परीक्षण किए जाने की वजह से उनको जो मिला है परिणाम वो ये मिला कि जो चूहे का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षी तंत्र होता है तो उसकी वजह से प्रभावित हुआ, और उसके अलावा जो ब्लड काउंट्स होते हैं यानी कि उसके शरीर में जो रक्त कोशिकाओं की संख्या होती है वो भी उसकी वजह से गिर गई। और दोस्तों सोचिए, ये कहा गया कि ये जो थर्ड हैंड स्मोकिंग है, अगर ये सेकंड हैंड स्मोकिंग से ज़्यादा खतरनाक नहीं भी है तो कम से कम उसके बराबर तो है ही। यानी कि सेकंड हैंड स्मोकिंग तो बड़ी खतरनाक है, आपको पता ही होगा कि फर्स्ट हैंड तो है ही, सेकंड हैंड भी बहुत खतरनाक स्मोकिंग है। तो ये कहा जा रहा है कि थर्ड हैंड स्मोकिंग भी सेकंड हैंड के बराबर ही खतरनाक है। तो ये कहा जा रहा है दोस्तों कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी रिसर्च में ये पाया गया है कि जब वो फर्श पे खेलते हैं या कि कारपेट वगैरह पे वो लेटते हैं या कहीं भी कुछ ऐसा करते हैं, या कि क्रॉलिंग यानी घिसटते हैं, बुकैयाँ वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे दीवारें और जो पर्दे, फर्नीचर इत्यादि को छूते हैं ना वो, तो उससे उनके शरीर में ये टीएचएस के जो कण हैं, टीएचएस यानी थर्ड हैंड स्मोकिंग के जो विषैले कण हैं उनके शरीर में चले जाते हैं, और इसकी वजह से वो आगे चल के बीमार पड़ सकते हैं और उनको कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहीं पे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल कैंसर रिस्क टू चिल्ड्रन, यानी कि संभावित रूप से बच्चों को कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों जो टेस्ट किया गया था ना, तो टेस्ट में दो प्रकार की चीज़ें थी। एक उन्होंने क्या किया कि एक पेट्री डिश होती है, आपने देखी होगी, तो बता दूं कि एक बोतल टाइप की होती है प्रयोगशाला में, तो उसमें उन्होंने कुछ मानव कोशिकाएं रखी। तो इस टीएचएस से जो उत्पन्न हुआ था, यानी कि जो इसके सैंपल थे ना, उन्होंने दीवार वगैरह से इकट्ठे किए। हालांकि दीवार से नहीं किए थे, उन्होंने ये किया था कि एक कमरे पे पहले 3 साल तक लोगों को सिगरेट पिलाया और वहाँ पे कपड़े रखे थे, ठीक। तो वो जो कपड़े थे तो वो सब कुछ चिपक गया उन कपड़ों में, 3 साल तक का वो पूरा धुआं था। तो उस धुएं से जो वो जो कपड़े थे ना, उनके टुकड़े कर करके उन्होंने क्या किए हैं, टेस्ट किए हैं, क्योंकि उनमें वो जो थर्ड हैंड स्मोकिंग का विषैला पदार्थ है वो लगा रहता है। तो उन्होंने क्या किया कि जब चूहों पे टेस्ट किया ना, तो चूहों में देखा कि जो चूहों के शुक्राणु हैं, तो वो चूहों के शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचाता है, ठीक। और इसके अलावा उन्होंने जब कुछ मानव कोशिकाओं को एक पेट्री डिश यानी बोतल में बंद करके उन कपड़ों के टुकड़ों को उसमें डाल करके देखा, तो ये देखा गया कि उन कपड़ों के टुकड़ों में जो विषैले पदार्थ लगे हुए थे, जो टॉक्सिन्स लगे हुए थे, तो उन्होंने उस मानव कोशिका के डीएनए को ही नष्ट कर दिया। यानी कितना खतरनाक है। तो इसलिए दोस्तों जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं उनके लिए ये है कि वो घर के अंदर कभी स्मोक ना करें, ठीक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी के सामने स्मोक करेंगे तो सिर्फ वही धुआं खतरनाक है, आपके घर में वो धुआं चिपक जाता है इधर उधर, और वो आगे चल के भविष्य में आपके बच्चों के लिए या किसी छोटे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल डोज जीका वैक्सीन वर्क्स वेल इन एनिमल्स, यानी कि सिंगल डोज वाली एक जो जीका की टीका है वो जानवरों में सही काम कर रही है। तो दोस्तों हुआ ये है कि कुछ जानवर होते हैं, मतलब कुछ जानवर हैं जो कि जीका वायरस पे जिनका टेस्ट किया गया था, तो ये पाया गया कि ये टेस्ट सफल साबित हुआ कुछ हद तक, और ये कहा जा रहा है कि अब मनुष्यों के लिए जीका बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। तो दोस्तों जो टेस्ट किया गया था फिर से चूहों पे ही किया गया था, बेचारे चूहे ही मारे जाते हैं हर जगह। तो जो जीका वायरस का एक इन्होंने जेनेटिक मटेरियल था, तो जेनेटिक मटेरियल पे कुछ मॉडिफिकेशंस किए, कुछ उसमें सुधार किए और बदलाव किए, और किया क्या कि वो जब परिवर्तित रूप से उससे सुधार से उन्होंने दवा बनाई, जो जेनेटिक दवा बनाई वो उन्होंने चूहों में प्रवेश कराई, ठीक।
उन चूहों में प्रवेश कराने के 5 महीने बाद जब उनको एक जीका वायरस के वातावरण वाले एक छोटे से कक्ष में रखा गया, तो ये देखा गया कि उनको उस वायरस का कोई असर नहीं हुआ, यानी कि वो जो उनको टीका दिया गया था वो काफ़ी कारगर साबित हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि वी ऑब्जर्व रैपिड एंड ड्यूरेबल प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी विदाउट एडवर्स इफेक्ट। तो पूरे शब्दों के मतलब बता देता हूँ कि ड्यूरेबल का मतलब होता है सहनशील, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि सुरक्षित प्रतिरक्षण, और एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। यानी कि इनमें जब वो परीक्षण किया गया तो जब हमने उसका निरीक्षण किया तो ये पाया कि इनमें सहनशीलता बढ़ गई है, और जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी है यानी कि इनके शरीर को, इनके जीवन को बचाने वाली जो सुरक्षात्मक प्रतिरक्षी तंत्र है, वो बिना किसी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए उस टीके के प्रति अपना सहयोग दिखा रहा है, और वो टीका उनको जीका वायरस से निपटने में मदद कर रहा है, यानी कि जीका वायरस का उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद पूर्ण रूप से समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बजट वाला जो है तो उसको देखा जाएगा, वो तो आता रहेगा मान लीजिए, पर ये जो दैनिक हिंदी अनुवाद है तो रुकना नहीं चाहिए, तो ये तो आता ही रहेगा। तो दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।